सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप में से लगभग 69% लोग ऐसे हैं जो कि वीडियोस को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। और हाँ, वीडियो सुनने के बाद आपको स्टोरीज कैसी लगी, उन कहानियों पर आपका क्या थॉट है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आप में से जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा उसे मैं पिन भी करूँगा। इसके अलावा अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए मुझ तक पहुँचा सकते हो। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी में भेजी है ऋषभ बख्शी जी ने। आइए अब स्टोरी को उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। ये घटना विनीत नाम के एक लड़के के साथ घटी थी जिसने मुझे इस घटना को बताया है। आगे की घटना मैं आपको विनीत के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम विनीत खंडेलवाल है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट हूँ और मेरी एक ऑटोमोबाइल मीडिया कंपनी भी है। जो घटना आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये मेरे साथ आज से कुछ साल पहले हुई थी। कुछ खास रीजंस के चलते मुझे वो डेट भी आज तक अच्छे से याद है। 17 फरवरी 2017। उस दिन एकदम से ही दोपहर के वक्त मेरा फ़ोन बजा। मैंने नंबर चेक करा तो वो अननोन था। मैंने कॉल को पिक कर लिया और कहा हेलो। फिर उस तरफ वाले बंदे ने बोलना शुरू करा, मेरा नाम विजय शिरगांवकर है, क्या आप विनीत खंडेलवाल बात कर रहे हैं? जी बोलिए, क्या काम है आपको? मुझे पता लगा है कि आपको विंटेज कार्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है और इसी के चलते मैंने आपको एक कॉल करा है। मेरे पास दरअसल एक कार है जो कि मैं आपको बेचना चाहता हूँ और वो एक इम्पोर्टेड 1961 मर्सिडीज़ 220S है। अब मैं आपको बता दूं कि मुझे विंटेज कार्स का काफ़ी ज़्यादा शौक़ था तो मैंने भी इंटरेस्ट दिखाया उस गाड़ी को ख़रीदने में। वाओ, व्हाट अ ग्रेट मशीन, आपके पास एक काफ़ी बढ़िया मॉडल है। अमेजिंग, लगता है आपको विंटेज कार्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हाँ, उन गाड़ियों के लिए मेरे दिल में अलग से ही जगह है। ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। क्यों ना आप मेरे घर आ जाओ, मैं मालाबार हिल्स में ही रहता हूँ। कल मैं आपको आपकी गाड़ी दिखा दूँगा। ठीक है, मैं वहाँ पर आ जाऊँगा, आप बस मुझे एड्रेस भेज दीजिएगा। ओके, डन। अगले दिन मैं विजय शिरगांवकर के घर जाने के लिए निकला और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और एक तरीके से एक्साइटेड भी हुआ क्योंकि वो एक काफ़ी ज़्यादा रईस आदमी लग रहा था। उसका काफ़ी बड़ा बंगला था जो कि मालाबार हिल्स में था। वेलकम विनीत, विजय ने मेरा स्वागत करते हुए कहा। नमस्ते जी। तो तुम चाय लोगे या कॉफ़ी? नहीं, कुछ नहीं, पूछने के लिए शुक्रिया। विनीत, कुछ बात है जो कि मैं तुम्हें कार को बेचने से पहले बताना चाहता हूँ। जी कहिए, क्या बात है? दरअसल ये गाड़ी मैंने 1979 में ख़रीदी थी और उस टाइम पर मैं काफ़ी यंग भी था और काफ़ी ज़्यादा जाना माना बिजनेसमैन था। ये कार मैंने अपनी वाइफ लेट मंत्रा शिरगांवकर के लिए ख़रीदी थी और एक रात 1 जून 1979 को मेरी वाइफ मंत्रा का इस कार में एक्सीडेंट हुआ और उसकी उसी जगह पर मौत हो गई। मैं इस बात से अंदर से टूट चुका था। कई महीने तक तो ये गाड़ी एक्सीडेंटल कंडीशन में ही मेरे गैराज में पड़ी रही, पर एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना इसको रिस्टोर करूं और मैंने इस गाड़ी को रिस्टोर करवा लिया। मगर उसके बाद से कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई इसे चलाने की। उनकी बातों से मैं कहीं ना कहीं समझ पा रहा था कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं समझ गया था कि वो क्या कहना चाहते थे। मैंने जवाब दिया, मैं समझ गया हूँ कि आप क्या बोलना चाहते हो, बट इन सब चीज़ों में मैं यकीन नहीं करता बिल्कुल भी। ये शुभ अशुभ मुझे सब अंधविश्वासी बातें लगती हैं और मैं आपसे गाड़ी डेफिनेटली ख़रीदूँगा। इसके बाद मैंने थोड़ा पेपर वर्क करा और वो गाड़ी ख़रीद ली। और उसके बाद जब मैं उस गाड़ी को विजय शिरगांवकर के घर से अपने ऑफिस ला रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मेरे साथ बैक सीट पर कोई बैठा था और कुछ अजीब सी नेगेटिव वाइब्स मुझे आ रही थी। पता नहीं क्यों, मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है या फिर
विजय ने अपने वो इंसिडेंट के बारे में मुझे बताया, इस वजह से मेरा माइंड मेरे साथ ट्रिक्स खेल रहा है। यही सोचते सोचते मैं अपने ऑफिस पहुंच गया। जब मेरे बाकी सारे एम्प्लॉयज़ ने उस गाड़ी को देखा तो वो सब भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि ये गाड़ी हमारी विंटेज कलेक्शन की काफ़ी ज़्यादा यूनिक गाड़ी थी। उस गाड़ी पर हम अपने काफ़ी सारे वीडियोस बनाने वाले थे। फिर एक रात मैं उस गाड़ी को अपने घर ले आया और मेरे बेडरूम के विंडो से मेरी कार पार्किंग क्लियरली विजिबल थी और मुझे वो गाड़ी दिख रही थी। मैं सो गया और रात के तकरीबन 1 बजे के आसपास मुझे गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। अब मैं आपको बता दूं कि विंटेज कार्स के हॉर्न आजकल की गाड़ियों से एकदम अलग तरह के होते हैं, और जैसे ही मैंने वो आवाज़ सुनी तो मैं पहचान गया कि ये मेरी ही गाड़ी है। मैंने खिड़की से देखा तो कार की हेडलाइट्स ऑन थी और कार के हॉर्न की आवाज़ कंटिन्यूसली आई जा रही थी। मैं फटाफट से नीचे गया और जैसे ही मैं नीचे पहुंचा तो सब कुछ नॉर्मल था। कार का हॉर्न बजना बंद हो चुका था और हेडलाइट्स भी ऑफ थी। मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान था इस बात को लेकर कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। फिर मुझे लगा कि शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, कल सुबह चेक कर लूँगा, और यही सब सोच के मैं वापस अपने रूम में चला गया। अभी मुझे अपने रूम में आए हुए लगभग 10 मिनट ही हुए होंगे और मैं बेड पर लेटा होऊंगा कि फिर से मुझे उस गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया, और मैं फिर से खिड़की पर गया तो गाड़ी का हॉर्न एक बार फिर से बज रहा था और हेडलाइट्स ऑन थी। मगर इस बार काफ़ी ज़्यादा अजीब और थोड़ी डरावनी बात यह थी कि गाड़ी के अंदर ड्राइविंग सीट पर ऐसा लग रहा था मानो कोई बैठा हुआ है। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई चोर है जो कि मेरी गाड़ी को चुराने की कोशिश कर रहा है, और मैं जल्दी से नीचे अपनी गाड़ी के पास गया। बट जब तक मैं नीचे गया और मैं वहाँ पर पहुँचा, सब कुछ एक बार फिर से नॉर्मल हो चुका था। मैं आसपास अच्छे से देखा मगर मुझे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। मैंने गाड़ी भी चेक करी तो गाड़ी लॉक थी। मैंने गाड़ी को अनलॉक करके देखा तो मुझे सब कुछ नॉर्मल लगा। ऐसा कोई भी साइन नहीं था जिससे लगे कि गाड़ी को ज़बरदस्ती अनलॉक करने की कोशिश करी गई हो या फिर उसे चुराने की कोशिश करी गई हो। मैं परेशान सा हो गया क्योंकि अब मुझे वाकई में लगने लगा था कि उस गाड़ी के साथ कुछ तो गड़बड़ थी। मैं वापस अपने रूम में आकर सो गया और अगले दिन सुबह जब मैं उठा उसके बाद मैं उस गाड़ी को सर्विस सेंटर ले गया ताकि मैं उसे अच्छे से चेक करवा सकूं। मैकेनिक ने मुझे एक बहुत ही शॉकिंग बात बताई कि गाड़ी में कोई भी फॉल्ट नहीं है, बल्कि इसका हर एक वायरिंग और सारे पार्ट्स एकदम बेहतरीन कंडीशन में हैं। और ये बात हैरानी की इसलिए थी क्योंकि वो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी, और भले मैं मानता हूँ कि उसे रिस्टोर किया गया था, बट जिस तरह से उसकी कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने लायक थी। बट फिर मेरे दिमाग में वो वाली बात आई कि अगर सब कुछ एकदम सही है तो फिर उस हॉर्न वाले इंसिडेंट का चक्कर क्या है। अब मुझे सच में लगने लगा था कि शायद उस गाड़ी के साथ कुछ ना कुछ तो पैरानॉर्मल चीज़ जुड़ी हुई है। बट मैंने इस बात को जानबूझकर इग्नोर कर दिया क्योंकि मैं खुद इस बात पर यकीन करना नहीं चाहता था, और मैंने इस बात को भूलने की पूरी कोशिश करी। अब मैं अपने ऑफिस में आ गया और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम उस पर वीडियो बनाने वाले थे, इसी वजह से हमारी जो वीडियो क्रिएटर टीम थी, मैंने उनसे कहा कि आज हम इस गाड़ी पर एक रिव्यू वीडियो बनाएंगे। हमारी एक वीडियो क्रिएटर टीम थी जिसमें से मैंने नेहा को वीडियो बनाने के लिए चूज़ किया था। वीडियो बनाने के लिए हम सभी लोग लोकेशन पर पहुंच गए और उसके बाद एक सीन था जिसमें नेहा को अपने हेड पर एक हेड माउंटेड गोप्रो कैमरा लगाना था और उसके बाद उस गाड़ी को ड्राइव करना था। रिकॉर्ड करते हुए उस गाड़ी को उसे लगभग 30 किलोमीटर तक चलाना था। तो नेहा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके गाड़ी लेकर निकल गई। सीन ये था कि वो 15 किलोमीटर आगे जाएगी और उसके बाद वहाँ से वापस आएगी, यानी कि पूरे 30 किलोमीटर। इसमें उसे कम से कम 30 मिनट तो लगने ही वाले थे, लेकिन जब लगभग 2 घंटे बीत गए और नेहा वापस नहीं आई तो हम सब परेशान होने लग गए। मैंने अपनी दूसरी गाड़ी ली और मेरे साथ अपने एक और टीममेट को लेकर मैं वहाँ से नेहा को ढूंढने के लिए चला गया। लगभग 4 किलोमीटर दूर आने के बाद मैंने दूर कहीं अपनी गाड़ी देखी और वहाँ पहुँचकर मैंने अपनी गाड़ी को रोक दिया। मैंने जो देखा वो देखकर मैं भी काफ़ी ज़्यादा डर गया था क्योंकि नेहा रोड की साइड में बैठकर रो रही थी। मैंने उसे काफ़ी मुश्किल से शांत करवाया और उससे पूछा कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है। नेहा ने मुझे बताया कि जब वो कार ड्राइव कर रही थी तब उसने इनसाइड रियरव्यू मिरर में बैक सीट पर बैठी एक औरत को देखा
जिसका चेहरा बहुत ही भयानक था और वो उसे देखकर काफ़ी डरावने तरीके से मुस्कुरा रही थी। जब मैंने ये बात सुनी तो उसकी बात को सुनकर मैं भी समझ गया और अब मुझे भी डर लगने लगा, क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया था कि विजय शिरगांवकर की बीवी, जिसकी इस गाड़ी में डेथ हुई थी, उसकी आत्मा आज तक उस गाड़ी को हॉन्ट कर रही है। मैं काफ़ी डरते डरते उस गाड़ी को अपने ऑफिस लेके आया और मैंने उसे अपने गैराज में पार्क कर दिया। मैं अपने कैबिन में बैठा था और सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना है। मुझे पता भी नहीं लगा कि मुझे वहीं बैठे बैठे रात के 12 बज गए। ऑफिस से लगभग सभी लोग घर वापस जा चुके थे और मैं अकेला ही वहाँ पर बैठा हुआ था। अब एकदम से ही हुआ यूँ कि वहाँ पर लाइट्स ऑफ हो गई। मैंने अपने टॉर्च को ऑन किया और उसके बाद मैं गैराज तक आया। मेरा प्लान अब उस गाड़ी से जाने का था नहीं और इसीलिए मैं अपनी दूसरी वाली गाड़ी से घर जाने वाला था और वो गाड़ी वहीं गैराज में ही छोड़ने वाला था। तो जब मैं गैराज में पहुंचा, मेरी गाड़ी के जस्ट साइड में वो भूतिया गाड़ी खड़ी हुई थी और उस गाड़ी को देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे फ़ोन का टॉर्च अचानक से ही ऑफ हो गया। जैसे ही मैंने अपना फ्लैश दोबारा ऑन किया और उस भूतिया गाड़ी की तरफ फ्लाइट करी, तब जो मैंने देखा उसे देखकर मेरा शरीर एकदम ठंडा पड़ गया। मेरा गला एकदम सूख गया, क्योंकि उस गाड़ी के अंदर मैं अब एक औरत को देख पा रहा था जिसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक था। वो गुस्से से भरी हुई थी। उसकी लाल आँखें, बिखरे हुए बाल और पूरे चेहरे पर खून लगा हुआ और चेहरे पर हर जगह कटे हुए चोट के निशान, जिनमें से खून बह रहा था। उस आत्मा को देखते ही मानो मेरी आवाज़ कहीं चली गई। मैं चिल्लाना चाहता बट मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। मैं भागना चाहता था मगर मेरे पैर मानो उसी जगह पर जम गए थे। वो आत्मा गाड़ी से निकलकर मेरे सामने आई और उसने मुझे देखकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी को हाथ लगाने की? ये गाड़ी मेरी है और कोई इसे नहीं चला सकता मेरे अलावा। इतना कहकर वो आत्मा जोर जोर से हंसने लगी और ये सब देखकर मैं वहीं पर बेहोश हो गया। मेरी आँख सीधा अगले दिन सुबह खुली। मेरे सारे घर वाले, दोस्त और ऑफिस वाले वहीं पर मौजूद थे। सब काफ़ी परेशान लग रहे थे। मेरे होश में आते ही सबने मुझसे पूछा तो मैंने पिछली रात की सारी बातें सबको बताई और सबके चेहरे पर खौफ अब साफ दिख रहा था। मेरा जो दोस्त था वो पूजा पाठ और धार्मिक कामों में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व था। उसने मुझे कहा कि मैं एक बाबा को जानता हूँ जो कि तुम्हारी मदद कर सकते हैं। उसने कहा कि मैं 2 दिन बाद उन बाबा को तुम्हारे ऑफिस लेके आऊँगा जहाँ वो गाड़ी खड़ी थी। 2 दिन के बाद वो बाबा वहाँ पर आए और उन्होंने गाड़ी को देखते ही कहा कि जो आत्मा इस गाड़ी में है वो काफ़ी शक्तिशाली है। हमें इस गाड़ी की पूजा करवानी होगी और उस आत्मा की शांति के लिए एक यज्ञ भी करवाना पड़ेगा, जो कि सिर्फ पूर्णिमा की रात को हो सकता है और पूर्णिमा आज से 4 दिन बाद है। मैं उस दिन से लगातार पूर्णिमा की रात तक का वेट करता रहा और उस दिन से रोज़ वो आत्मा मुझे मेरे सपने में आकर डराती थी। हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि मानो मेरे आसपास कोई है। हमेशा ही मुझे उस गाड़ी के हॉर्न और उसमें किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती थी। फिर पूर्णिमा की रात भी आई और बाबा ने जैसे जैसे बताया था वैसे ही उन्होंने पूजा करी और उस पूजा के दौरान मैं उस औरत की आत्मा को देख पा रहा था, जो कि गाड़ी के अंदर बैठकर ही मुझे और बाबा को गुस्से से देख रही थी। उस पूजा के बाद सब कुछ ठीक हो गया, बट कुछ महीने बाद मैंने उस गाड़ी को किसी और को बेच दिया, क्योंकि उस गाड़ी के प्रति मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया था। दोस्तों, लोग तो कई बार दुनिया से चले आते हैं, मगर उनका जो मोह होता है वो उनके सामान के प्रति उन्हें मजबूर कर देता है कि वो अपनी चीज़ों के पास ही रहें। यही मंत्रा शिरगांवकर के साथ भी हुई। उन्हें अपनी गाड़ी से बेहद लगाव था और इसीलिए मरने के बाद भी वो अपनी गाड़ी को छोड़कर नहीं जा पाई। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली घटना की तरफ। ये घटना मैं बताई है हमारे सब्सक्राइबर मनीष ने। आइए आगे की घटना को उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। मेरा नाम मनीष है और आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, जो कि मेरी मम्मी और मेरी मासी के साथ घटी थी। दरअसल ये बात काफ़ी समय पहले की है
उस समय मेरी मम्मी और मेरी मासी गांव के ही पास वाले कुएं के पास में कुछ कपड़े धोने के लिए गए हुए थे। उस टाइम पर वहां पर ऐसे ही जाना पड़ता था। वो दोनों काम करते करते आपस में बातचीत भी कर रहे थे और इसी बीच उन्हें एकदम से ही किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी और उन्हें ये आवाज़ आने लगी कुएं के अंदर से और उसी के साथ उन्हें किसी बच्चे के भी रोने की आवाज़ आने लगी। पहले तो मेरी माँ को लगा कि ये बस उनकी इमेजिनेशन है, पर जैसे जैसे ये आवाज़ एकदम से तेज़ होनी शुरू हुई तो उन दोनों को ही पता चल गया कि ये हकीकत में हो रहा था और वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डरने लगी। इसके बाद सबसे अजीब चीज़ हुई, वो उस टाइम पर वहाँ पर बस 2 ही लेडीज़ थीं और तभी वहाँ पर एकदम से एक और औरत आ गई और वो उनसे आकर कहने लगी, जो तुम सुन रहे हो वो कल्पना नहीं सच है, पर अगर तुम्हें इससे डर लगेगा तो तुम मारे जाओगे। अनदेखा करो उसको और चुप रहो। वो औरत जैसे आई थी वैसे ही चली गई। थोड़ा शाम का सा वक्त था और वो उस शाम के अंधेरे में कैसे गायब हुई किसी को नहीं पता। पर उनकी बात को मानते हुए मेरी माँ ने और मासी ने उस रोने की आवाज़ को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया और चुपचाप बिना पीछे मुड़े घर आने लगे। घर आने के बाद उन्होंने ये बात बाकी घर वालों को बताई तो उन्हें बाद में उस लड़की के बारे में पता चला। दरअसल वो एक गांव की ही लड़की थी जिसको उसके प्रेमी ने धोखा दे दिया था। कहते हैं कि वो जल्द ही प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसके बाद उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया और किसी और लड़की के साथ उसकी शादी हो गई। जब उसे उस लड़की के बारे में पता चला तो उसे बाद में ये पता चला कि उसने उससे पैसों के लिए शादी करी है और क्योंकि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा गरीब थी तो उसे ये बात समझते देर नहीं लगी कि उसने उसका फ़ायदा उठाया। कुछ समय बाद उस लड़की का एक बच्चा हुआ और उसके बाद से उसका जीवन एकदम दुर्भर हो गया क्योंकि उसे हर तरफ से बस ताने सुनने को मिलते। जब भी वो घर से बाहर निकलती लोग उसे गंदी नज़रों से देखते, सब उसके बारे में गंदी गंदी बातें बनाते। उसकी ज़िंदगी किसी नर्क से कम नहीं हो गई थी और एक दिन वो अपने बच्चे के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। वो तो मर चुकी थी पर उसके बाद उस कुएं के आसपास उसके बच्चे के और उसके रोने की आवाज़ आने लगी। कई लोग ये भी कहते थे कि रात के समय वो उन्हें वहीं पर बैठे हुए भी दिखाई देती, उसी कुएं के साइड में अपने बच्चे को गोद में लिए। उसके बाद से गांव वाले उस कुएं के पास जाना काफ़ी कम कर दिए। लोग कहते हैं कि शायद वो आज भी अपने बदले की आग में तड़प रही है क्योंकि उसके प्रेमी ने उसे पैसों के लिए छोड़ दिया। खैर, उस औरत के साथ जो भी हुआ वो बहुत भी बुरा हुआ। मैं चाहता हूँ कि उसे उसके किए की सज़ा मिले, पर मैं एक और बात सोचकर जो हैरान हूँ वो ये कि वो औरत कौन थी जिसने मेरी मम्मी और मासी को ये बोला कि तुम इस बात को इग्नोर करो, क्योंकि वो एकदम से ही आई और एकदम से ही गायब हो गई। क्या आप में से कोई इस बारे में बता सकता है कि आखिर वो कौन थी और आखिर इस पूरे इंसिडेंट के पीछे क्या कारण था? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चुड़ैल, चुड़ैल क्या होती है? बता सकता तुम में से कोई? क्या होती है ये चुड़ैल? मैंने अपने दोस्तों से पूछा। मुझे याद है ये उस दिन की बात है जब हम दोस्त मिलकर पूस की रात में जलते हुए अलाव के आगे बैठे हुए थे। हवा इतनी ठंडी चल रही थी कि हड्डियां तक गल जाए। वो तो सलाव का सहारा था जो ठंड का तनिक भी एहसास नहीं होने दे रहा था। साथ में जलते हुए अलाव से आती जलती हुई लकड़ियों के चढ़चढ़ाने की आवाज़ हमारे कानों को चीरती हुई हमें डराने की कोशिश कर रही थी। पर हम मिलकर सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे और ये रात कैसे भी कट जाए इसीलिए हम बातें करके अपना समय व्यतीत कर रहे थे। हम रात में इतनी ठंड में वहाँ क्यों थे? हम कौन थे? जिस जगह पे हम थे वो जगह थी बेंगलुरु मैसूर हाईवे, बिल्कुल सुनसान अनजान सा हाईवे जिसके साथ मुख्य सड़क से बिल्कुल सटी हुई, लेकिन सड़क पर वाहनों की आवाजाही शून्य थी। फिर हम वहाँ कैसे पहुँचे? हुआ यूं कि मैं और मेरे दोस्त हरीश और गुलमोहर
जिसे हम प्यार से गुल्लू कहते हैं, बेंगलोर में एक शादी से अपने घर मैसूर वापस लौट रहे थे। अभी बेंगलोर शहर छोड़कर हाईवे पर लगभग 20 से 30 किलोमीटर ही चले होंगे कि गाड़ी झटके मारते हुए रुक गई। गाड़ी रुकते ही मैंने कहा, अरे यार गुल्लू, कैसे गाड़ी चला रहा है, आराम से चला ना, साइडिंग खराब कर दी। गुल्लू बोला, ले तू चला ले, आजा। फिर मैंने कहा, अब नाराज क्यों होता है, चल उतर कर देखते हैं क्या हुआ। पता नहीं यार, ऐसा लग रहा कि कोई हवा का झोंका गाड़ी से आकर टकराया हो, इसलिए हड़बड़ी में गाड़ी रोक दी, गुल्लू ने कहा। हम तीनों ने गाड़ी से उतरे और देखा कि इंजन गर्म हो गया था और बोनट से धुआं बाहर आ रहा था। हरीश ने कहा, रुको मैं अभी आया 5 मिनट में। मैं और गुल्लू बोनट खोलकर गाड़ी देख ही रहे थे, तभी हरीश ने डिग्गी में से पानी की बोतल निकाली और बोला, ये लो, ठंडा करो गाड़ी को। हरीश की आवाज़ बैठी हुई और भाई सी लग रही थी। ये उसकी बचपन की समस्या थी। उसी ने बताया था कि बचपन में होली वाले दिन किसी ने मजाक में मिठाई में गुलाल मिलाकर उसे खिला दिया था। तब से उसकी आवाज़ बैठी हुई भर्राई सी हो गई। कोई पहली बार सुने तो डर ही जाए। खैर, हमें तो आदत थी उसकी आवाज़ सुनने की, फिर भी उस दिन उसकी आवाज़ सुनकर गुल्लू कुछ कांप सा गया। हमने इंजन ठंडा किया और उसके बाद गाड़ी में बैठ गए। गुल्लू ने चाबी मुझे पकड़ा दी ये बोलकर कि अब खुद चला, इसको वो भी पूरे आराम से। मैंने गाड़ी स्टार्ट करी और हम अपनी मंजिल की ओर चल दिए और उसी पल मेरी नज़र पेट्रोल के कांटे पर पड़ी। फिर मैंने बोला, ओए गुल्लू, पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, इतने से पेट्रोल में मैसूर कैसे पहुंचेंगे? उसने कहा, अरे पहुंच जाएंगे यार, रास्ते में भरवा लेंगे। सड़क पर अंधेरा बहुत था, गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था और पूस की रात थी तो धुंध भी हो रही थी। आगे जाके हाईवे 2 हिस्सों में बट गया। मैंने गुल्लू से पूछा, कौन सा रास्ता लेना है? वो देख, उस पर लिखा है मैसूर बाईपास, उस पर ले ले, पेट्रोल भी कम है, जल्दी पहुंच जाएंगे। दूसरे रास्ते पर बहुत भीड़ है, सब उसी से जा रहे हैं, हम शॉर्टकट से चलते हैं, हरीश ने कहा। मैंने कहा, देख ले भाई, कोई नहीं जा रहा वहाँ से, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। गुल्लू हंसने लगा और बोला, अरे नहीं भाई, कोई भूत प्रेत नहीं आएगा, डरता क्यों है, हरीश है ना अपने साथ, इसकी आवाज़ से अच्छे अच्छे भूत प्रेत डर कर भाग जाएंगे। और फिर हम तीनों जोर जोर से हंसने लगे और मैंने गाड़ी बाईपास की तरफ मोड़ ली। अभी कुछ 10 से 20 किलोमीटर ही हम चले होंगे कि गाड़ी फिर झटके मारकर रुक गई और गुल्लू बोला, अब क्या हुआ? चलना आराम से। मैंने बोला, होना क्या है, पेट्रोल ख़त्म। ये हरीश के काम ऐसे ही होते हैं, इसको बोला था पेट्रोल डलवा कर गाड़ी लाना है, ऐसे ही ले आया होगा। हरीश अपनी बैठी हुई सी भर्राई आवाज़ में बोला, अरे देर हो रही थी इसलिए जैसी थी वैसे ही ले आया, अब नीचे उतरो और धक्का लगाओ, देखते हैं आगे कोई पेट्रोल पंप मिल जाए तो। अब हमें से बारी बारी एक आदमी स्टीयरिंग पर बैठता और बाकी दोनों धक्का लगाते। ऐसा चलते चलते हमने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक विशालकाय बरगद का पेड़ है और वो सड़क के बिल्कुल बीच में है और उसके चारों तरफ बड़ा सा चबूतरा बना रखा है और वहीं से बगल से एक संकरा सा रास्ता दे रखा है जिसमें से बमुश्किल एक बार में एक गाड़ी निकल सकती है। बरगद की बड़ी बड़ी लताएं नीचे लटकी हुई किसी के होने का एहसास करा रही थी और डर से तो हम तीनों के ही होश उड़ रहे थे। जैसे जैसे हम उस बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ रहे थे, हमारी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। यूं लग रहा था कि वो पेड़ हमें ही देख रहा है और हमारी ओर ही बढ़ा चला जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि मानो उस पर लताएं नहीं, कई सारे कटे हुए पैर लटक रहे हैं। हम सहमे सहमे से आगे बढ़ गए और हमारे दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि ये पेड़ सड़क के बीचों बीच क्यों है, सड़क बनाते समय इसको हटाया क्यों नहीं गया। खैर, अब हम बिल्कुल पेड़ के बगल से गुजर रहे थे। सहसा ही मेरी दृष्टि पेड़ के चबूतरे पर रखी भगवान की तस्वीरों पर पड़ी और सब समझ में आ गया कि जरूर ये पेड़ भूतिया होगा, इसीलिए इसको कोई काट नहीं पाया और लोगों ने खुद को बचाने के लिए पेड़ को लाल डोरे से बांध दिया और भगवान की तस्वीर रख दी। शायद तभी वो पेड़ हमें सिर्फ घूरता रह गया और कुछ बिगाड़ नहीं पाया। पेड़ के तने पर कुछ अक्षर भी उभरे हुए थे। शायद वहाँ की स्थानीय भाषा में कुछ लिखा था जो कि कम से कम हमारी समझ से तो बाहर था, लेकिन अक्षरों की वो आकृति मेरे दिमाग में बैठ गई थी। हम थोड़ा और आगे बढ़े तो एक उजड़ी हुई वीरान बस्ती दिखाई दी। ऐसा लग रहा था मानो हम किसी कब्रिस्तान से गुजर रहे हों। रात का सन्नाटा, सुनसान सड़क, सिर्फ हम तीन दोस्त
पूस की ठंडी रात में भी हमारे पसीने छूट रहे थे। यहाँ भी हर जगह वही अक्षर आकृतियाँ बनी हुई थी। और एक बात, काफ़ी देर से हमें एक अजीब सी गंध का एहसास हो रहा था। पता नहीं क्या था वो सब। ऐसे ही चलते चलते हम काफ़ी दूर आ गए थे। लगभग 4-5 किलोमीटर धक्का लगाने के बाद हम तीनों थक चुके थे। हमने सोचा गाड़ी में बैठकर आराम कर लेते हैं और तीनों गाड़ी में बैठ गए। ठंड बहुत थी और पूरी गाड़ी बंद करने के बाद भी कपकपाहट नहीं रुक रही थी। तभी हरीश बोला, चलो बाहर चलकर अलाव जगा लेते हैं, ऐसे तो गाड़ी में कुल्फी जम जाएगी हमारी। रात काफ़ी हो गई थी और लगभग 12 से 1 के बीच का वक्त रहा होगा। हम गाड़ी से बाहर निकले और सड़क से नीचे उतरकर एक कोने में जगह ढूंढी, फिर लकड़ियाँ इकट्ठा करी और अलाव जलाया। गुल्लू ने अपने लाइटर से 2-4 बूंद पेट्रोल लकड़ियों पर डाला और उसी लाइटर से आग लगा दी और हम लोग आग सेकने लगे। इसके बाद हमने गप्पे मारना शुरू कर दिया। वही थोड़ी दूर पर एक टूटी हुई दीवार थी और उसका दरवाज़ा भी अब जर्जर हो गया था। धुंध बहुत थी तो कुछ साफ दिख नहीं रहा था। दीवार पर वहीं की लोकल भाषा में कुछ लिखा था। मैंने गुल्लू को बोला, क्या लिखा है, पढ़ना ज़रा। गुल्लू वहाँ की लोकल भाषा जानता था। उसने पढ़ने का प्रयास किया। ना ब। अरे छोड़ो ना यार, हमें क्या करना है, कुछ भी लिखा हो। एक तो धुंध, ऊपर से दीवार पर जमी धूल, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, गुल्लू बोला। और उसके बाद हमारा पूरा ध्यान अलाव पर था। उससे अच्छी गर्मी मिल रही थी और ठंड का एहसास खत्म हो गया था। हमने जलाने के लिए काफ़ी लकड़ियाँ जोड़ ली थी और हम लोग बात कर रहे थे और अलाव भी तेज़ थी। तभी मेरे दिमाग में एक जिज्ञासा जागी और मैंने सोचा चलो पूछता हूँ, चुड़ैल, चुड़ैल क्या होती है? तुम में से कोई बता सकता है क्या होती है? मैंने अपने दोस्तों से पूछा। दोनों एकदम सन्ने रह गए, जैसे मैंने पता नहीं क्या पूछ लिया हो। फिर हरीश बोला, अभी थोड़ी देर पहले तो डर रहा था, अब चुड़ैल के बारे में जानना चाहता है। हाँ तो क्या हुआ, उसके बारे में बात करने से क्या वो प्रकट हो जाएगी यहाँ पे? डर तो अब तुम रहे हो, मैंने कहा। हरीश बोला, सुनो मैं बताता हूँ चुड़ैल के बारे में, मैंने बहुत सुना है। और अपनी भर्राती हुई डरावनी सी आवाज़ में चुड़ैल के किस्से सुनाने लगा। तभी गुल्लू बोला, अच्छा पहले ये बता कि चुड़ैल पैदा होती है या बाद में बनती है? हरीश ने बताया, देखो चुड़ैल कहीं पैदा नहीं होती, वो तो मरने के बाद बनती है। मैंने पूछा, कैसे? हरीश बोला, कहा यह जाता है कि जब कोई गर्भवती महिला दिवाली की 5वें दिन प्रसव पीड़ा में अननेचुरल मौत के कारण मर जाए तो वो बाद में चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल दिखने में बहुत ही डरावनी होती है। उनके पैर उल्टे होते हैं और उनके चेहरे पर मौत का खौफ दिखता है। बाल उलझे बिखरे हुए थे, थोड़ी नुकीली और लंबी सी, चेहरों पर छाई हुई झुर्रियाँ। ये कोई भी रूप धारण कर लेती है, स्त्री पुरुष कोई भी, ये किसी की भी आवाज़ निकालकर तुम्हें बहला सकते हैं। ऐसा सुना है कि रात पर ये दरवाजे पर दस्तक भी देती हैं और तुम्हारे किसी चहेते की आवाज़ इस तरह निकालकर पुकारती हैं जैसे वो किसी मुसीबत में हो और तुम झट से दरवाज़ा खोल दोगे और ऐसा करते ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये पुरुषों को सुंदर महिला बनकर लुभाती हैं और उनका खून चूसकर अपनी उम्र को बढ़ाती हैं। इतने में गुल्लू बोला, डायन भी तो यही करती है, पुरुषों को अपने वश में करती है, तो क्या डायन और चुड़ैल एक ही चीज़ है? हरीश बोला, अरे नहीं, चुड़ैल और डायन में अंतर होता है। चुड़ैल तो जैसा मैंने बताया मरने के बाद बनती है, पर डायन जो होती है वो एक जिंदा स्त्री होती है। वो अपने तंत्र मंत्र काले जादू से पुरुषों को अपने वश में करती है और इसीलिए तुमने सुना भी होगा कई जगह एक औरत को जलाकर मार दिया गया क्योंकि वो एक डायन थी। पर चुड़ैल को मारने के बाद तुमने नहीं सुनी होगी क्योंकि उसको कौन मारेगा, वो तो पहले से ही मरी हुई है। तो क्या चुड़ैल को ख़त्म नहीं किया जा सकता? मैंने पूछा। मैंने सुना कि अगर चुड़ैल के पेट को काट कर उसके बच्चे को उसके अलग करके बरगद के पेड़ के नीचे दफना दे तो चुड़ैल की शक्ति खत्म हो जाती है और वो सदा के लिए शांत हो जाती है। फिर हरीश ने अपनी बात आगे बढ़ाई और उसने बताया उसकी दादी माँ ने बचपन में उसे एक चुड़ैल का किस्सा सुनाया था। करीब 100-125 साल पुराना किस्सा होगा। नालेबा का। दादी माँ ऐसे बताती थी, तुम लोग सुनना चाहोगे नालेबा की कहानी? मैंने पूछा, ये नालेबा क्या भला है? गुल्लू बोला,
अरे कुछ नहीं, ये यहाँ की लोकल भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है कल आना। अच्छा, कहकर मैंने बोला सुनाओ फिर। गुल्लू बोला, कहीं तुम वो श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री कल आना की कहानी तो नहीं सुनाने वाले ना, जिसमें चुड़ैल को कहते हैं कल आना। हरीश बोला, अरे नहीं यार, उल्टे वो फिल्म इस कहानी से प्रेरित होकर बनी है, और फिर मेरी कहानी तो उसके उलट है एकदम। उलट? वो कैसे? हरीश बोला, सुनोगे तो पता चलेगा तुम्हें, पहले सुन तो लो। एक गांव की कहानी है जो कि बेंगलोर के पास का ही था। बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ही रहा होगा। गांव में एक परिवार था और उस परिवार में एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी जो कि गर्भवती थी। गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ था और उससे कुछ दूरी पर सड़क के किनारे छोटे छोटे कब्रिस्तान बने हुए थे और उनसे दूरी पर एक बड़ा कब्रिस्तान भी था। मैंने पूछा, इतने सारे कब्रिस्तान क्यों, और क्या वो मुर्दे को जलाते नहीं थे? नहीं, उस गांव की अपनी परंपरा थी जिसमें मरने वाले की आधे शरीर को, मतलब धड़ से नीचे वाले हिस्से को जलाया जाता था और ऊपर वाले हिस्से को दफनाया जाता था, और एक व्यक्ति को दफनाने के बाद कब्रिस्तान की दीवार पर लिख दिया जाता था नालेबा, मतलब कल आना। गुल्लू बोला, ऐसा क्यों भाई, एक कब्रिस्तान में एक मुर्दा क्यों और नालेबा क्यों लिखते हैं? हरीश बोला, क्योंकि मुर्दे को दो हिस्सों में रखा जाता था, एक को बरगद के नीचे जला दिया जाता था तो दूसरे को दफनाया जाता था, और जब दफनाया जाता था तो साथ में उनके सभी वस्त्र और खाने पीने का सामान भी रखा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जो भी स्त्री गर्भावस्था में अननेचुरल मौत मरेगी वो चुड़ैल बनेगी, और ये मैंने बताया भी था अभी। बस इसीलिए इनको खाने की व्यवस्था वही कर दी थी ताकि चुड़ैल वहाँ से बाहर ना आए, और यदि कोई इन्हें देख ले तो चुड़ैल इसको मार डालेगी। इसलिए कब्रिस्तान के बाहर नालेबा लिखवा दिया जाता था ताकि कोई भूल से भी अंदर ना चला जाए। और क्या उसका खाना कभी खत्म नहीं होता था क्या? कौन देता था खाना, और क्या चुड़ैल नहीं खाती थी उनको? गुल्लू ने उत्सुकता से पूछा। एक साथ इतने प्रश्न, सबका बताता हूँ जवाब। जब भी खाना खत्म होता तो उसके परिवार का ही कोई सदस्य वहाँ भेड़ बकरियाँ बांध कर आता था। वो दिन में ही जाता था और सूरज छिपने से पहले वापस आता था। क्यों, दिन में नहीं आती थी वो? हाँ भाई, चुड़ैल सूरज की रोशनी सहन नहीं कर सकती और इसीलिए वो रात में बाहर आती है। अच्छा, एक बात समझ नहीं आई, ये कब्रिस्तान की दीवार पर नालेबा क्यों लिखते थे? गांव में तो सबको पता ही होगा ना, फिर क्या जरूरत आ पड़ी? गुल्लू ने पूछा। इस पर हरीश का जवाब था कि गांव से बाहर के लोगों को तो नहीं पता होगा ना, ये मुख्य सड़क के साथ ही गांव है, बहुत लोग आते जाते थे बाहर से, इसीलिए कोई भूल से वहां रुके ना, इसलिए लिखना ज़रूरी था। और ये धड़ से नीचे के हिस्से को अलग से जलाने का क्या कारण है? मैंने उत्सुकता से पूछा। हरीश ने बताया कि गांव के लोग ऐसा मानते थे कि ऐसा करने से चुड़ैल अपाहिज हो जाएगी और लोगों को परेशान करने के लिए इस कब्रिस्तान से बाहर ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी और गांव में प्रवेश नहीं कर सकेगी। ये गांव वालों का मानना था। अच्छा, ये जो चुड़ैल होती है वो किसी भी स्त्री या पुरुष का रूप ले लेती है, और कितनी देर तक ऐसा कर सकती है? गुल्लू ने हरीश को बीच में रोकते हुए पूछा। हरीश कुछ कहता, मैं तपाक से बोला, ये तो मुझे पता है, मैंने पढ़ा था कहीं ना कहीं पर। बहुत ज़्यादा देर तक वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जितना ज़्यादा समय वो दूसरे के रूप में रहेगी उसके शरीर से शक्ति कम होने लगती है, और अगर जिस व्यक्ति का रूप उसने लिया है वो सामने आ जाए तो वो तुरंत ही अपने असली रूप में आ जाएगी। बस मिल गया जवाब। ये बोलते हुए मैंने हरीश को कहानी आगे बढ़ाने को कहा और पूछा, वो अलग से बड़ा कब्रिस्तान किस लिए था? वो सामान्य लोगों के लिए था, जो चुड़ैल नहीं होते थे उनको वहां दफनाया जाता था, हरीश बोला। गुल्लू ने कहा, वो सुंदर गर्भवती स्त्री, उसका क्या हुआ? हरीश बोला, सारी कहानी उसी की तो है। वो स्त्री अपने परिवार की बड़ी बहू थी और पहली बार गर्भवती हुई थी। उसको अपने भेड़ बकरियों से बहुत प्यार था। उसके पास एक बकरी का मेमना था जिसको वो भोली कहकर पुकारती थी। उसको उससे बहुत लगाव था। एक क्षण के लिए भी वो उसको अपनी आंखों से ओझल होने नहीं देती थी और खाना पीना छोड़कर उसी को ढूंढा करती थी। जब तक वो मिल नहीं जाता कुछ खाती पीती ही नहीं थी। पूरा दिन घर में काम करती थी और शाम को अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल जाया करती थी। बेचारी घर में भी अकेली ही थी,
सारा काम खुद करती और फिर उसके घर वाले उसको तब भी ताना मारते थे, पर वो कुछ ना बोलती, बस चुपचाप सारे दिन काम में लगी रहती। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। भोली ही एकमात्र सहारा थी उसका। उसी से वो शाम के समय अपने सारे सुख दुख बतला देती थी। एक दिन वो जंगल से अपनी भेड़ बकरियों को लेकर वापस घर आ रही थी और शाम का समय था। सूरज छुप गया था और भोली भी उसके साथ थी। अचानक भोली उसके हाथों में से कूदकर भाग गई और वो भोली के पीछे दौड़ी। उसने देखा भोली कब्रिस्तान में चली गई है। स्त्री घबरा गई और वो कब्रिस्तान के बाहर ही रुक गई। उसकी नज़र नालेबा पर पड़ी, इसलिए वो अंदर जाने से डर रही थी। उसने बाहर से ही आवाज़ लगाई, भोली आ जाओ बाहर। वो बार बार 3-4 बार चिल्लाई, पर वो बाहर नहीं आई। अब वो स्त्री डरी सहमी सी धीरे धीरे कब्रिस्तान में प्रवेश कर गई। अंदर का दृश्य उसके लिए काफ़ी भयानक था। चारों तरफ जानवरों की हड्डियां और कंकाल पड़े हुए थे। वो थोड़ा और आगे बढ़ी और धीरे धीरे अपने डर को खुद में समेटते हुए उसने कांपते होठों से आवाज़ लगाई, भोली। उसके बाद वो अपनी नज़रें इधर उधर घुमाने लगी। तभी उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी जिसने काले वस्त्र पहने हुए थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और चारों ओर उसके खून बह रहा था। वो वहाँ ज़मीन पर बैठी कुछ खा रही थी। उसके चबाने की आवाज़ वहीं गूंज रही थी। वो स्त्री उसको देखकर बहुत ज़्यादा सहम गई थी और उसके शरीर से पसीना छूट रहा था और डर से थर थर काँपने लगी थी। फिर भी उसने डरते डरते आवाज़ दी, भोली। उसकी आवाज़ सुनते ही उस भयानक सी दिखने वाली औरत ने चबाते चबाते वहीं बैठे बैठे बिना धड़ घुमाए अपना पूरा सर पीछे की ओर घुमा दिया और अब वो स्त्री को वहीं बैठे बैठे अपनी खौफनाक आंखों से घूर रही थी और उसके हाथ में थी भोली, जिसकी गर्दन को वो चबा चबा कर खा रही थी। उस गर्भवती स्त्री ने जब ये मंजर देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो अपनी भोली को उससे छीनने के लिए उसकी तरफ भागी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उस भयानक सी खौफनाक चुड़ैल ने उस स्त्री को जोर से धक्का दिया और वो काफ़ी दूर ज़मीन पे जा गिरी। उसके पेट में जो बच्चा था उसने तुरंत ही दम तोड़ दिया और जैसे ही उस स्त्री को उसका आभास हुआ उसने उसी जगह पर अपने प्राण त्याग दिए। और जब उस स्त्री के मृत शरीर में उस चुड़ैल ने प्रवेश कर लिया। अब वो चुड़ैल शक्तिशाली हो गई थी क्योंकि अब वो कब्रिस्तान के बाहर जा सकती थी और गांव में भी, क्योंकि उसे अब एक पूरा शरीर मिल गया था चलने फिरने के लिए। धीरे धीरे उस चुड़ैल का आतंक बढ़ता गया और उसने सभी कब्रिस्तान की चुड़ैलों को भी खुद में मिला लिया और उसकी शक्ति काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। गांव की स्थिति खराब होने लगी थी। आलम ये था, जो भी पुरुष अकेला सोता था वो अगली सुबह अपने बिस्तर से गायब मिलता था। कुछ घटनाएं तो ऐसी हुई कि चुड़ैल रात में जाती और आवाज़ लगाती और जो भी पुरुष दरवाज़ा खोलता उसको साथ लेकर हवा में गायब हो जाती। धीरे धीरे गांव में पुरुषों की संख्या कम होने लगी और फिर लोगों ने इसका उपाय ढूंढने की कोशिश करी और इसका उनको वही एक उपाय सूझा जो उन्होंने कब्रिस्तान के लिए सोचा था। और वो उपाय था कि सब ने अपने दरवाजे पर लाल स्याही से लिख दिया, नालेबा, अर्थात कल आना। ऐसा करने से ये फ़ायदा हुआ कि जब भी चुड़ैल किसी के घर आती और उसके घर के बाहर ही नालेबा लिखा हुआ होता तो वापस चली जाती और फिर अगले दिन आती और फिर वही नालेबा दिखा पाती तो वापस चली जाती। इस तरह एक क्रम चलता रहा और लोग अपने घर में सुरक्षित रहते रहे, परंतु ऐसा करने से उनकी दिनचर्या पर असर पड़ने लगा और वो डरे सहमे से रहने लगे। घर से बाहर निकलना उनके लिए दूभर था। रात को उन्हें किसी भी कार्य के लिए बाहर जाना होता तो नहीं जा सकते थे। धीरे धीरे सभी लोगों ने उस गांव से पलायन शुरू कर दिया और वो गांव धीरे धीरे खाली हो गया। कहते हैं कि वो गांव अभी भी है और वो चुड़ैल भी अभी भी है। उस चुड़ैल का दायरा बहुत बढ़ गया है और वो आते जाते लोगों को परेशान करती है, उन्हें डराती है और पुरुषों को तो वो अपने साथ लेकर आज भी गायब हो जाती है। अब वो चुड़ैल सिर्फ कुछ कब्रिस्तान या गांव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उस गांव से लगी हुई मुख्य सड़क पर वो सुनसान रातों में भटकती है और अपने शिकार की तलाश में लोगों को उस कब्रिस्तान तक लेकर आती है और वो कोई भी रूप धारण कर सकती है,
किसी भी स्त्री या किसी भी पुरुष का जिस प्रकार संभव हो उसी रूप में वो लोगों को अपने पास लेकर आती है और उनका भक्षण करती है। ऐसा करने से उसकी शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाती है और अब वो सिर्फ जानवर और भेड़ बकरियों को नहीं खाती बल्कि अब वो इंसानों को खाती है। कहते हैं कि वो गांव खंडर हो चुका है, पर उस कब्रिस्तान और चुड़ैल का साया अभी भी बेंगलुरु मैसूर हाईवे पर मौजूद है। सरकार ने उस गांव से निकलने वाली सड़क का कायाकल्प किया, उसको नए सिरे से बनाया, फिर भी कोई भी वाहन वहां से नहीं गुजरता है क्योंकि वहां पर चुड़ैल का साया है। चुड़ैल का साया पूरे हाईवे पर पाया जाता है, लेकिन उस गांव के नज़दीक उसकी दहशत बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोई भी उस शॉर्टकट रास्ते में दाखिल होने की हिम्मत नहीं करता है। अचानक हमें ठंड का एहसास होने लगा, हमारा शरीर कांप रहा था और तभी मेरी नज़र अलाव पर गई। मैंने देखा अलाव बुझने ही वाला था और फिर मैंने अपने साथियों से कहा कि अलाव बुझने वाला है, चलो और लकड़ियाँ लाते हैं ताकि हम ठंड में आराम से बैठकर अलाव की तपिश ले सकें। हरीश ने कहा कि मुझे मालूम है लकड़ियाँ कहाँ मिलेंगी, मैं अभी आया। ये कहकर वो आगे की तरफ बढ़ गया और वही उस दीवार की ओर जहाँ कुछ धुंधला धुंधला सा लिखा हुआ था जिसे हम पढ़ नहीं पा रहे थे, उसके पीछे पीछे गुल्लू भी लकड़ी लेने गया और मैं भी उनके साथ हो लिया। हरीश थोड़ा तेज तेज चल रहा था और वो हमसे आगे था। मैं और गुल्लू हरीश के पीछे थे। वो दीवार के उस तरफ चला गया लकड़ियाँ लेने और तभी मेरी नज़र उस दीवार पर लिखे हुए पर पड़ी। मैंने गुल्लू को कहा, अब पढ़ो, अब हम इसके काफ़ी नज़दीक है, अब समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। गुल्लू ने थोड़ा ध्यान लगाया और जमी हुई धूल को हाथों से झाड़ा और उसको पढ़ने की कोशिश करी और उसको पढ़ते ही गुल्लू की ज़ुबान जैसे हलक में अटक गई हो। ऐसा लगा कि वो कुछ बताना चाह रहा था पर बोल नहीं पा रहा था। मैंने गुल्लू को झिझोड़ा और पूछा, क्या हुआ, ऐसा क्या लिखा है इसमें? वो घबराते हुए और अटकते अटकते बोला, नालेबा। मेरी नज़र उस लिखे हुए पर पड़ी। मुझे वो पढ़ना तो नहीं आया था, परंतु उसे देखकर ऐसा लगा कि उन अक्षरों की इन आकृतियों को मैंने पहले भी कहीं देखा है। मैं अपने दिमाग पर जोर दिया तो मुझे याद आया, अभी जब हम गाड़ी को धक्का लगाते हुए आ रहे थे तो रास्ते में जो बरगद का पेड़ था उस पर भी ऐसा ही कुछ लिखा था। साथ में हमें जो खंडर वीरान गाँव मिला था वहाँ भी दरवाज़ों पर इसी तरह के अक्षरों की आकृतियाँ बनी हुई थी। फिर मुझे ये समझने में ज़रा भी देर न लगी कि अब हम तीनों बुरी तरह फंस चुके हैं और उस चुड़ैल के साए में हम बुरी तरह फंस गए हैं। अब वो चुड़ैल अपने चंगुल से हमें बचकर नहीं जाने देगी। मैं और गुल्लू हरीश को आवाज़ देने लगे, जल्दी निकलो यहाँ से, हम फंस गए हैं। और ये कहते हुए हम अपनी गाड़ी की ओर भागे, परंतु अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। शायद हरीश लकड़ियाँ ढूंढने आगे चला गया था। जब हम वापस गाड़ी के पास आए तो क्या देखते हैं कि हरीश गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा है। हाथ में पेट्रोल से भरी कैन लेकर गाड़ी में पेट्रोल वो डालता जा रहा था और हम पर चिल्ला रहा था, क्या यार तुम मुझे कहाँ अकेला छोड़कर चले गए थे? मैंने तुमसे कहा था ना 5 मिनट में आता हूँ। जब गाड़ी रुकी थी तो मैंने पेट्रोल के कांटे की तरफ देखा था, मुझे पता चल गया था कि गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, और मैंने पीछे ही पेट्रोल पंप देख लिया था, इसलिए डिग्गी में से कैन लेकर पेट्रोल लेने चला गया था और कहकर भी गया था कि 5 मिनट में आ जाऊँगा। फिर तुम लोग मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? हरीश बिना रुके एक ही सांस में बोले जा रहा था और हम दोनों उसको खौफजदा आंखों से देखे जा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। हरीश बोलता ही जा रहा था, कितनी मुश्किलों से मैंने तुम्हें ढूंढा है, तुम्हारा किसी का फ़ोन भी नहीं लग रहा है, कब से पैदल चल रहा हूँ, एक व्यक्ति से लिफ्ट मांगी थी, फिर बाईपास के नज़दीक आकर वहाँ कुछ लोगों से पूछा, गाड़ी का नंबर बताया, इस नंबर की गाड़ी किस तरफ गई है, उन्होंने बताया कि बाईपास पर गई है। मैंने जिससे लिफ्ट ली थी उसने बाईपास पर जाने से मना कर दिया और बोला कि मुझे नहीं मरना वहाँ जाकर। ये कहकर उसने बाईपास के पास मुझे छोड़ दिया। मैं तब से तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ पर पैदल पैदल आ रहा हूँ। उसने पेट्रोल टैंक बंद किया और कैन को डिग्गी में रखा और बोला, अब ऐसे देख क्या रहे हो बे, चलो गाड़ी में बैठो, चलना नहीं है क्या? हम स्तब्ध से हरीश की ओर आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। तभी पीछे से एक व्यक्ति आवाज़ लगाता हुआ आया हमारी ओर, अरे देखो भाइयों, मैं लकड़ी ले आया। हमने पलट कर देखा तो हरीश लकड़ियाँ लेकर हमारी ओर आ रहा था और हम उसे देखकर थर थर काँप रहे थे। हमारे सारे दांत किटकिटा रहे थे।
इस ठंड में भी हमारे शरीर से अब पसीना पानी की तरह बह रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। इधर भी हरीश और उधर भी हरीश, कौन सही और कौन गलत। हम किस मायाजाल में फंस गए हैं। जैसे ही लकड़ियाँ लिए हुए हरीश हमारे नज़दीक आया तो उसकी नज़र हमारे साथ खड़े हरीश पर पड़ी और दोनों की आंखें आपस में टकराई और तुरंत ही लकड़ी लिए हुए हरीश के हाथों से लकड़ियाँ ज़मीन पर गिर गई और एक तेज़ हवा का झोंका आया और वो हरीश अब एक भयानक हंसी वाली चुड़ैल में बदल गया। उसके बिखरे हुए बड़े बड़े बाल और आंखों से टपकता हुआ खून, चेहरे पर झुर्रियाँ और नुकीली ठुड्डी देखकर हमें समझने में ज़रा भी देर न लगी कि ये तो वही चुड़ैल है जिसका इस गांव और हाईवे पर साया मंडराता रहता है। अब हमें इससे बचकर निकलना था, परंतु वो चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली थी और उससे बच पाना बहुत ही मुश्किल था। वो हमारी ओर बढ़ने लगी और हम उससे खुद को बचाने का प्रयास करने लगे। उसने हम पर जानलेवा हमला किया और जैसे तैसे हमने अपनी जान बचाई और हम तीनों अलग अलग दिशा में भागने लगे। और फिर मुझे गुल्लू की बताई हुई वो बात याद आ गई कि अगर चुड़ैल के पेट को काट कर उसके बच्चे को बरगद के नीचे दफना दिया जाए तो उसकी शक्ति का असर खत्म हो सकता है और वो हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। पर यह करना बहुत ही मुश्किल था। इसके लिए हमें कब्रिस्तान के अंदर जाना था और उस स्त्री के पेट को काटकर वहाँ से बच्चे को निकालकर दूर उस बरगद के नीचे दफनाना था। ये कार्य बहुत ही कठिन था। चुड़ैल हमें ढूंढ रही थी और हम उससे छिपते छुपाते कब्रिस्तान में प्रवेश कर गए। वहाँ हमने उस महिला की लाश को देखा जो अब लगभग गल चुकी थी और उसके कंकाल के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। हमने देखा उसके पेट वाले हिस्से पर एक छोटा सा कंकाल है। वो निश्चित ही उसका मरा हुआ बच्चा होगा। हमने उसे उठा लिया और बच्चे को उठाते ही वो चुड़ैल बहुत ही विकराल हो गई और भयानक तरीके से हम पर हमले करने लगी। हम उसके हमले से बचने का लगातार प्रयास करते रहे और बचते बचाते जैसे तैसे डरते हुए हम बरगद के नीचे पहुंचे और बरगद के पास जाकर हमने तुरंत ही उस बच्चे को दफनाने का प्रयास किया, परंतु बरगद पर लटक रहे कटे हुए पैर हमारे काम में बाधा बन रहे थे और वो लगातार हमें परेशान कर रहे थे और हमें यह काम नहीं करने दे रहे थे। फिर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करा और हनुमान चालीसा के असर से कटे हुए पैर शांत हो गए और गुल्लू ने फटाफट गड्ढा खोदा और हरीश ने उसे दफना दिया। उसके दफन होते ही एक भयानक चीख हमें सुनाई दी और देखा हवा में चारों तरफ हमारे चुड़ैलें मंडराने लगी थी और वो सब कब्रिस्तान के बाहर थी, क्योंकि जो चुड़ैलें थी वो उस औरत के द्वारा आपस में जुड़ी हुई थी और अब हमने बच्चे को दफना दिया था तो उस औरत की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी और इस कारण से सभी चुड़ैल उस औरत के शरीर से बाहर निकलकर चारों तरफ आसमान में फैल गई थी। अब हमें अपने लिए बच पाना मुश्किल लग रहा था। हम सबको काफ़ी चोटें आ गई थी और खून भी बह रहा था। अब तो सिर्फ हम वहाँ से भाग कर ही अपनी जान बचा सकते थे, परंतु भाग कर भी कैसे, क्या तरीका हो भागने का, हमने सोचा। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ सूझा कि हम लहूलुहान तो पहले से ही हैं। हम नहीं चाहते थे कि हमारा और खून बहे और उन तीनों चुड़ैलों का भोजन बन जाए। यही सोचते हुए मैंने अपनी उंगली से बहते हुए खून से कार के पिछले शीशे पर अक्षरों की उन्हें आकृतियों को बना दिया जिनका अर्थ होता है नालेबा। हरीश ने गाड़ी स्टार्ट करी और हम तीनों तुरंत उसमें बैठकर वहां से भाग निकले। चुड़ैल हमारे पीछे आई, परंतु उन्होंने गाड़ी के पीछे नालेबा लिखा हुआ देखा और वो वहीं रुक गई और उसके बाद हम लोग सही सलामत अपने घर आ गए। ये मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी घटना है जिसके बारे में सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में आप आने वाले वीडियोस के टॉपिक भी बता सकते हो। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।